दोस्तों नमस्कार। द गोपा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी लेखिका से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से प्रकृति की तस्वीर को कागज में उकेर लेती हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की श्वेता उपाध्याय जी से। श्वेता जी नमस्कार, आपका द गोपा टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोपा जी। और आपको इन पुस्तकों के लिए जो हाल ही में अभी 2 पुस्तकें जो आपकी प्रकाशित हुई हैं बोधरस प्रकाशन से, इसके लिए खूब सारी बधाई। धन्यवाद गोपा जी। तो श्वेता जी, आप मुख्यतः स्त्रियों के लिए लिखती हैं, प्रकृति के लिए लिखती हैं जी। और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आपने खूब अच्छी एक कविता संग्रह जो हाल ही में बोधरस प्रकाशन से आए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आज स्त्रियों पर बात करेंगे, हम आज प्रकृति पर बात करेंगे और साथ ही जीवन पर भी बात करेंगे। तो ये जो आपकी कविता सी लड़की और निबंध सा लड़का जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये कविता संग्रह है जी। और इस किताब में कविताएं जो हैं 4 भागों में विभाजित हैं। जैसा कि अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो इसमें मैंने जीवन भी संजोया है, प्रेम भी है, स्त्रीवाद भी है और जीवन के खट्टे मीठे अनुभव भी हैं। ये कविताएं बहुत समय से मैं लिखती आ रही थी। कविताएं मैंने कब से लिखना शुरू किया ये मुझे आप कहेंगी तो ऐसे याद नहीं आता, बट जब कॉलेज में थी तब भी लिखती थी। अच्छा। तो ये कॉलेज के टाइम की तो कविताएं नहीं हैं, पर ये कविताएं अभी कुछ समझ लीजिए 8-10 साल से मेरी एक डायरी में रखी हुई थी। और फिर एक दिन मुझे लगा कि इस डायरी को अब किताब का रूप लेना चाहिए। तो बस मैंने इसको संकलित किया और बोधरस प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इसे छापा, इसे आप प्रकाशित प्रकृति किया। पर लिखती हैं, प्रकृति की ओर आपका रुझान, झुकाव कैसे हुआ और आपकी कविताओं में या आपके लेखन में प्रकृति ने किस तरह अपना स्थान बनाया? बचपन से ही मैं नेचर से बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो दादा दादी का घर था वो मंडला जिले में है, मंडला में वो रहते थे। और मेरा बचपन नदी के किनारे बीता, आप ये कह सकती हैं। अच्छा। तो बचपन से मुझे नेचर से मैं बहुत क्लोज रही। और जब मैं पढ़ने आई तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में किया। तो प्रकृति और या पर्यावरण मेरे लिए सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं रहा, वो हर तरह से मेरे जीवन से दोनों तरह से जुड़ता गया। तो शायद यही कारण है कि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो उसमें वो दोनों एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। मेरे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि श्वेता जी एक प्रकृति प्रेमी तो हैं ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी वो बेहतरीन काम कर रही हैं और आर सस्टेन कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। तो श्वेता जी ये भी बताइए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप किस तरह के काम कर रही हैं? हमारी कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कंसल्टेंसी के रूप में कार्य करती है, जिसकी मैं सस्टेनेबिलिटी एडवाइज़र भी हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम सतत विकास कहते हैं, इस पे बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं कार्यरत हैं। अच्छा। और जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और स्त्री, ये दोनों ही चीज़ें आपकी लेखन में दिखती है। तो आप अपनी इस सुंदर सी पुस्तक में से क्या कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शक के लिए? इस पुस्तक में से मैं आप क्या सुनना चाहेंगी? आपकी तो जो पसंदीदा जो भी लाइन्स हैं। मेरी पसंदीदा, क्योंकि इसमें हर तरह की कविताएं हैं और इसमें एक ऐसी कविता है जो मैंने अभी हाल ही में लिखी थी, स्वतंत्रता। वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बिल्कुल सुनाइए। मैं स्वतंत्रता हूँ, मेरा कोई रंग नहीं, पर आप मुझे श्वेत मान सकते हैं। वाह। मैंने चुने हैं अपने अंतर्द्वंद, दुर्गम रास्ते, खुली चुनौतियाँ और नियोजित पराजय। मैंने चुने हैं अपने अंतर्द्वंद, दुर्गम रास्ते, खुली चुनौतियाँ और नियोजित पराजय, और खुद को खोजते रहने की जिज्ञासा। मैं स्वतंत्र हूँ ये कहने को भी कि सीमित परिधि में
स्वतंत्रता एक भ्रम है। मैं स्वतंत्र हूँ ये कहने को भी कि सीमित परिधि में स्वतंत्रता एक भ्रम है, बिल्कुल वैसे जैसे मनुष्य का चिड़िया होना। वाह। बिल्कुल वैसे जैसे मनुष्य का चिड़िया होना और चिड़ियों का किसी रचना में मनुष्य होना एक भ्रम है। क्या बात है। मैं स्वतंत्रता हूँ इसीलिए स्वतंत्र हूँ किसी बात, विचारधारा, तथ्य और लिपे पुते सच को स्वीकारने और नकारने हेतु। क्या बात, बहुत सुंदर। जहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है श्वेता जी, तो स्त्री विमर्श, नारीवाद पर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चर्चाएं होती हैं। एक और परिकल्पना, एक अवधारणा जो जुड़ती है, जो आपके लेखन में दिखाई देती है, वो है इको फेमिनिज्म। तो इस पर हम बात करते हैं और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इको फेमिनिज्म क्या है और वो आप अपने लेखन में किस तरह से उसे उभारती हैं। गोपा जी, महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण में बहुत सिंपल, बहुत सरल रूप में अगर इसे हम परिभाषित करें तो महिलाओं का पर्यावरण संरक्षण में जो योगदान है वो इको फेमिनिज्म हुआ। अच्छा। जो एक तरह का एक्टिविज्म भी है। हाँ। तो महिलाएं पर्यावरण से किस तरह से जुड़ी हुई हैं और अगर आप इसे शहरी वातावरण से दूर जाकर देखें और अगर आप इसे आदिवासी समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिवासी समाज तो पूर्णतः प्रकृति पूजक है। बिल्कुल। हाँ। और अगर आप हमारे ग्रामीण परिवेश में देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ जिस तरह की परिपाटी चली आ रही है, जिस तरह का जीवन वो जीते हैं, वो पूर्णतः सस्टेनेबल है। बिल्कुल। अगर हम घर को एक इकोसिस्टम माने तो उस घर में जिस उसे चलाने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर घर में सब्जियां कटती हैं, सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, अगर आप बहुत ध्यान दें इस तरह की जो उनकी स्ट्रेटजी है घर चलाने की, तो आप देखिए वो गाय को खिलाई जाती हैं। बिल्कुल। तो आपका जो एक ऑर्गेनिक वेस्ट था वो वैसे कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल। कुछ चीजें घर की क्यारियों में डाली जाती हैं। तो ये जो घर को अगर हम इकोसिस्टम माने और अगर महिलाएं इसके प्रति सजग होकर काम करें तो वो उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो वेस्ट मिनिमाइजेशन कर रही होती है। बिल्कुल। तो हाल ही में अभी कुछ दिनों से मैं उस चीज पे काम कर रही हूँ। एक नया उपन्यास लिख रही हूँ मैं, जो इसी तरह की अवधारणाओं को और कार्यशैली पे प्रकाश डालेगा कि किस तरह ग्रामीण परिवेश में महिलाएं ऐसे बहुत से काम कर रही होती हैं। इवन हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो शहरों में काम करते हुए जो कामकाज करने का तरीका है उसमें आपको बौद्धिक वर्ग मिलेगा जो इस बात को बहुत ध्यान रखेगा कि भी सेव वाटर एक एक्टिविज्म और मुहिम की तरह चल रहा है। पर आप गाँव के इलाकों में जाइए जहाँ निगम का पानी शायद कुछ घंटों के लिए आता हो या उस तरह का वहाँ पे वाटर प्रेशर ना भी हो कि बहुत तेजी से नल आ रहा हो, कैसे एक एक बूंद को वो यूटिलाइज करते हैं, वो देखने लायक रहता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर वो हम उनसे सीखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बदलाव की जो ज़रूरत है वो शहरी लोगों को है। श्वेता जी, जैसे आपने बताया कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमेशा से सजग रही हैं और उन्हें पता है कि किस तरह हमें अपनी प्रकृति के साथ जीना है। तो यही चीज़ शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो। डे टू डे के जीवन में शहर की महिलाएं या घरेलू महिलाएं जो भी घर का काम देखती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं, वो किन छोटे छोटे टिप्स को अपनाएं जिससे कि प्रकृति के साथ बने रहें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ अच्छा काम हो सके। अगर हम घर की बात करें, जैसे आप घरेलू परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को मान रहे हैं, तो सबसे पहला फिर मैं उस बात पे कहूँगी कि वेस्ट मिनिमाइजेशन, बिकॉज वेस्ट तो जनरेट होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसे जो है अपने घर की क्यारियों में छोटा सा गड्ढा बना के एक इस तरह से उसको डिस्पोज करें, या वो जो वेजिटेबल वेस्ट है
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे आप किसी ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां आपके पास कोई हर्बीवोरस एनिमल्स हैं ही नहीं आसपास, तो आप फिर उसे कहाँ डालेंगे? तो आप उसे अगर मिट्टी के साथ मिला देंगे और उसे एक जगह पे छोड़ दिया जाएगा तो वो नेचुरल प्रोसेस में तो खाद में आगे कन्वर्ट होगा। ये एक आपका छोटा सा मुहिम हो सकता है। दूसरी बात, जब आप वेस्ट डिस्पोज करें तो यू शुड मेक श्योर कि आप उसी में कांच, उसी में टूटी हुई चीजें, उसी में सब्जी, उसी में प्लास्टिक्स। दूसरी बात, जब आप वेस्ट डिस्पोज करने के लिए जिन पॉलिथीन बैग्स का आप यूज कर रहे हैं, आप देखें कि आप क्या ला रहे हैं बाजार से। कई बार सस्ता लाने के चक्कर में हम जो डिस्पोजेबल बैग्स जो होते हैं वो खरीद लेते हैं जो एनवायरनमेंट को फिर हार्म कर रहे हैं। देयर दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। धीरे धीरे हमें पॉलिथीन का यूज गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया, पर आम लोगों ने बंद नहीं किया। डे टू डे के जो लाइफ में है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे नहीं अप्लाई कर पाते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम घर में हम उन्हें ना यूज करें, उसकी जगह स्टील है, ग्लास है, वो बेटर ऑप्शन है। कई बार आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है बॉटल में, बट मेरे हिसाब में मेरा ये सजेशन है कि अवॉइड किया जाए। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो आप स्पेसिफिकेशन उसका देखें कि उसमें किस कैटेगरी का प्लास्टिक यूज हुआ। अच्छा। और उसे पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये हार्मफुल है या ये यूजेबल है। उस हिसाब से आप चीजों को खरीदें। लेखन की बात करें तो दोहन और शोषण, ये जो है अभी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जी। अगर दोहन की बात करें तो प्रकृति का दोहन, और शोषण की बात करें तो स्त्रियों का, तो ये लगभग सभी कवित्रियों और लेखिकाओं का एक मुख्य विषय होता है। जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है, तो जल संकट को से बचने के लिए हम अगर अपने ही परिवार से उसकी शुरुआत करें, अपने ही घर से उसकी शुरुआत करें, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। आने वाले संकटों में सबसे बड़ा होगा जल संकट और पेयजल की समस्या। आगे हमें इस समस्या से जूझना पड़ेगा, और आज भी भारत के बहुत से हिस्से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ये सब जानते हुए भी आप देखेंगे कई बार जब लोग घर में अपनी गाड़ियां धो रहे होते हैं तो गाड़ी धुलती है और फिर पूरा पानी सड़कों पे बहता है। तो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आपकी गाड़ी को धोने के लिए आपको, अगर आप देखें तो 2 से 3 बाल्टी की आवश्यकता है, उसके लिए आप बहुत पानी बहाते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। घर में आपके यहाँ वाटर प्यूरिफायर लगा है, आजकल हर घर में आरओ सिस्टम लगा है। आरओ सिस्टम से जो पानी जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको आप बाल्टियों में रख लीजिए। बिल्कुल। आंगन धोना, वॉशिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम वॉशिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है। जिन कपड़ों को आप यूं ही हाथ से धोकर सुखा सकते हैं, उसके लिए आपको वॉशिंग मशीन नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आता। मैं जब भी अपनी कॉलोनी से निकलती हूँ और लोगों को इस तरह से सड़कों पे पानी के रेले बहते हुए देखती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इन्हें इस बात की समझ नहीं है, पर जब ये क्योंकि इनके पास अभी पानी की उपलब्धता है, इसलिए ये उसकी कीमत को स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत बड़े चेंजेस लाने से तो पहले इन छोटे स्मॉल स्केल पे, स्मॉल लेवल पे ये चेंजेस आने चाहिए। और इसके लिए बहुत अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरह हम अपने डे टू डे के लाइफ में पानी को बचाएं। अवेयरनेस से ज़्यादा ये इट इज़ अ चेंज इन द एटीट्यूड। अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मनुष्य ये सोचता है कि मेरे बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट है, और मान लीजिए उनके किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट है, और जब वो खर्च होकर मान लीजिए 60 पे आ जाए, तो इंसान की बड़ी धुकधुकी हो जाती है कि अब 60, तो जल को भी लगा पैसा। एग्जैक्टली, जल को भी वैसे ही मानिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मेरे पास, और अगर मैं रोज ऐसे ही बहाऊंगा
तो फिर क्या और हम ये भी सोच सकते हैं कि ये एक संपत्ति की तरह है, ये एक और जो प्रकृति की ओर से हमें निःशुल्क दिया गया है, बेशुमार दिया गया है। हम अगर ये सोचें कि हम तो आज भरपूर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन, उनके लिए हम क्या बचा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। मुझे तो लगता है कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जो आम जन के आम जो जन लोग हैं, लोक जन हैं, उन तक जब तक वो उनके एटीट्यूड में, उनकी कार्य प्रणाली में नहीं पहुंचेगी, तब तक सारी योजनाएं सब फेल हैं। एक बहुत सुंदर सा नाम मेरे मन में बसता, तुम्हारा मन। जी, हम फिर से घूम फिर के आते हैं आपके लेखन पर। जी, इसमें हरेली नाम का एक जो शीर्षक मैं देख रही हूँ, ये छत्तीसगढ़ से वास्ता रखता है। जी, जी, हरेली एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। जी, जी। मैं इसकी कुछ लाइन पढ़ रही हूँ, आप इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा कि ये जो है ये किस टॉपिक पे लिखा और क्या सोच कर लिखा। हाँ जी। शहर बदलते हैं तो यादों का झोला भारी होने लगता है। पुरानी यादें समेटे मैं अपना नया घर जमाने में व्यस्त थी। चूल्हा जला और मकान घर बन गया। सरकारी नौकरी का समानार्थी शब्द है स्थानांतरण। स्थानांतरण सिर्फ एक शहर या राज्य से किसी दूसरे राज्य या शहर में जाना नहीं, ये जीवन में हर परिवर्तन को अस्थायी मानने का अभ्यास भी है। श्वेता जी, बताइए इस बारे में कि इस कैप्शन में क्या छुपा है। ये एक सहायिका, क्योंकि हरेली छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार है, और जब मैं छत्तीसगढ़ आई, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, जब मैं छत्तीसगढ़ आई तो मैंने मेरे यहाँ जो सहायिका है उनसे पूछा कि ये क्यों मनाया जाता है। और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम हरेली है। उसका नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इस कहानी की शुरुआत हुई। और हरेली प्रकृति का ही त्योहार है। और हरेली प्रकृति का त्योहार है, तो इसलिए मुझे उस नाम ने और उसके चरित्र ने भी बहुत आकर्षित किया। इसके चरित्र में एक बात नजर जो आती है कि एक स्त्री स्वतंत्रता की बात, कि एक ग्रामीण या एक बहुत पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी एक स्त्री को अपने अस्तित्व की समझ ये यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। जी, हमारे शिक्षित होने का, हमारे इससे हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इससे कोई बहुत लेना देना नहीं होता। कई बार क्योंकि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ आपको साक्षर बनाना नहीं है। तो जैसे कि ये पात्र थी, कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमारी जो सहायिकाएं हमारे साथ काम करती हैं, हमारे जीवन को जो बहुत सरल बना रही हैं, वो कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं कि वो बहुत देर तक आपके दिमाग में गूंजती हैं। बिल्कुल। और अपने जीवन में अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जिस तरह के निर्णय वो लेती हैं, वो लेना आसान नहीं होता। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार, बहुत जागरूक महिलाएं भी अपने जीवन का जो निर्णय है वो ले नहीं पाती हैं। वो नहीं ले पाती। हाँ। क्योंकि वो समाज से भी बंधी हुई हैं। उनके निर्णय बहुत सारे लोगों पे निर्भर करते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरे कार्य क्षेत्र में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जिसे हम बहुत प्रबुद्ध नहीं मान रहे हैं, जिसे हम अशिक्षित मान रहे हैं, उसे सब पता है कि जीवन कैसे, जीवन की जो गूढ़ बातें हैं, जो गंभीर बातें हैं, कई बार हमें उनसे समझ में आ उनसे समझ में आती। तो हरेली वही कैरेक्टर है। जी जी, बहुत सुंदर लिखा आपने। और इसमें कई सारी कहानियां हैं। इस पूरे जो पुस्तक के बारे में आप बताइए कि इसमें कई सारी कहानियां आपने छोटी छोटी, कितने भागों में इसमें आपने वर्णन किया है? इसमें कहानियां हैं, ये एक कहानी संकलन है जो 2022 में प्रकाशित हुआ, और इसमें आपको हर कलेवर की कहानियां मिलेंगी। अच्छा। और इसमें आपको जीवन दर्शन और मनुष्य के अंदर पलता अवसाद, उस अवसाद से जो एक नैराश्य और एकाकीपन पनपता है, वो इस कथा संग्रह में दोनों के संघर्ष हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि संघर्ष का कोई लिंग नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप। तो अब इसमें से अगर मैं कहूँ तो हर कहानी में अपना एक अलग पात्र था। इस कहानी के लिए मुझे पुरुषों से
सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली, अच्छा मैं एक कहानी है इसमें, अनुमानित सत्य। अच्छा ये एक ऐसे पुरुष की कहानी है जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, अच्छा और उसका जो जीवन है वो उसकी माँ पर बहुत आश्रित था, और उसकी माँ ने उसे बहुत मेंटल स्ट्रेंथ दी हर चीज से जूझने की, लड़ने की। और वो इसमें डिस्क्राइब बताता है कि कैसे उसका बचपन बीता, कैसे उसी परिवार में उसकी 3 बहनें थीं, अच्छा जिनके बीच वो पला बढ़ा, उन बहनों के साथ उसका रिश्ता, फिर इसकी शादी हुई, इसकी पत्नी के साथ इसके माँ का रिश्ता, और इस पूरे परिवेश में कैसे उसका जीवन आगे बढ़ा, अच्छा और कैसे जब वो इस लायक हुआ कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, तो उसकी माँ चल बसी। ओहो और जब ये किताब मैंने लिखी तो मुझे लगता है कि मेरे पास 20 से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं सिर्फ इसी कहानी पे पुरुषों से आई, अधिकतर क्या और होता आपकी है, आंखें भी नम हो रही मैं हैं। देख रही हूँ कि आपकी भी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हर घर की सच्चाई है, हर पुरुष के सीने में भी दिल धड़कता है। मैं जब भी नारीवाद या स्त्री विमर्श पर पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि पुरुष विमर्श भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों की ही बराबरी होनी चाहिए। पुरुष और स्त्री इस इकोसिस्टम में अलग अलग नहीं जी सकते। मैं भी देखती हूँ घर में, हम भी हमारे साथ भी हमारे पति होते हैं, भाई होते हैं, हमारे बच्चे लड़के होते हैं, उन सब का भी एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होता है, खासकर माँ के प्रति, तो ये बॉन्डिंग जो हम अपने डे टू डे की लाइफ में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक पुरुष जो है वो भी इन संघर्षों से गुजरता है जिस तरह। तो संघर्ष का कोई लिंग नहीं होता, ये आपने बहुत सही बात कही और इसे समझने की भी जरूरत है। और श्वेता जी, आपको खूब सारी बधाइयाँ फिर से, और आपके सुखद भविष्य के लिए, और आप और भी अच्छी अच्छी पुस्तकें आपकी आएँ और प्रकाशित हों। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे पेटल्स ऑफ चाइल्डहुड, स्माइलिंग जेम्स, और कविता सी लड़की, निबंध सा लड़का, और मेरे मन में बसता तुम्हारा मन। श्वेता उपाध्याय जी की ये 3 पुस्तकें, 3 जो संग्रह हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं और आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और आज श्वेता जी से जो हमारी एक चर्चा हुई सहज रूप में, अनौपचारिक रूप में, कि स्त्री पर, प्रकृति पर और ओवरऑल जो एक जीवन पर, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। तो श्वेता जी, आपको बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था कि ये सेशन कैसे होगा, पर ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जब बातचीत चलती है तो रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेती, और आपसे लग तो रहा है कि मैं बात करती ही रहूं, लेकिन एक समय, एक सीमित तो होता ही है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारी जो चर्चा थी वो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और अगली बार हम फिर किसी नए विषय के साथ और फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।